हेलो बच्चों। आज हम लोग ये सेट थ्योरी में दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हमको टाइम लग गया लेक्चर दूसरा देने में, और आप लोग का मुझे फीडबैक आपका मिलने लगा है चैनल पे, तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें अच्छी और भी हमें करनी चाहिए। तो ये दूसरे लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कुछ और डिफिनेशन सेट के बारे में, सेट और किस किस प्रकार से हम लोग सेट को समझ सकते हैं, मतलब क्या क्या सेट और हो सकते हैं, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न आज हम देखेंगे। तो प्रश्न में हम लोगों ने ये किया है कि मैंने कुछ बुक सेलेक्ट की, उनसे क्वेश्चन लिए हैं। जैसे आपका बालाजी पब्लिकेशंस और राजीव पब्लिकेशंस, ज़्यादातर मैंने बालाजी से अभी लिया हुआ है क्वेश्चंस, आगे हर बुक से मैं आपको करवाता रहूँगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मैं कहूँ कि आप लोग इस लेक्चर्स को फिर से देखिए, समझिए, और फिर से कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें समझ में क्या आ रहा है, आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। ये सारी बातें आप बताएं हमें कमेंट करके। और इसके अलावा मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको ऐड कर दूंगा। जो लोग मुझे मैसेज करके कुछ पूछना चाहते हैं वो इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। कॉल नहीं रिसीव कर पाऊंगा क्योंकि कॉल हो सकता है कि मैं इधर क्लास वगैरह में कहीं बिजी रहूं, लेकिन आप व्हाट्सएप करके पूछेंगे तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। पूरे कोशिश करूंगा आपको जवाब मिल जाए उस चीज़ का। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ें आपको समझनी है और भी यहाँ पे, तो चलिए हम लोग पहले कोई डेफिनेशन आप सीखते हैं रिक्त समुच्चय का। और भी चीज़ें हैं इसमें, कई सारे डेफिनेशन हैं। जैसे आपका रिक्त समुच्चय है, एकल समुच्चय है, परमित समुच्चय है, अपरमित समुच्चय है। एक एक करके मैं समझाता हूँ आपको। तो रिक्त समुच्चय आप पहले देखिए, रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय में ये कहा जाता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना आए। कोई भी अवयव ना आए, इसका मतलब कोई भी अवयव ना आए, बस सिंपल सी बात है, कोई भी अवयव ना रहे। भाई हर समुच्चय के अंदर कोई अवयव लिखते हैं, यानी ऐसा संग्रह है जिसमें कोई अवयव डाल ही ना सकते उस संग्रह को। उस संग्रह को क्या बोलेंगे? भाई आप कोई भी संग्रह बनाइए जिसमें आप कोई अवयव डाल ही ना सके, तो ऐसे संग्रह से बनने वाला समुच्चय क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब रिक्त समुच्चय को हम लोग लिखने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये करली ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट जिसको आप बोलते हैं, है ना, और दूसरा या फिर आप फाई, इसको फाई बोलते हैं, फाई पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, ये दोनों या तो आप इससे लिखेंगे रिक्त समुच्चय को या फिर आप इससे लिखेंगे। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे पहली बात तो कि फाई या रिक्त समुच्चय को लिखने का मतलब क्यों आया, क्यों ये कॉन्सेप्ट छोटा सा रिक्त समुच्चय का बनाया गया। तो आपको मैं एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले आप एग्जाम्पल से समझो कि अगर मैं ये कहूँ x इस प्रकार है कि x का मान 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और साथ ही साथ x कैसा है? एक पूर्णांक है। यानी इस समुच्चय में मैं इस प्रकार के अवयव रखना चाहता हूं जिसका मान 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, साथ ही साथ x का मान एक पूर्णांक है। अब पहला ये बताइए, a को मैंने किस मेथड से लिखा? दो मेथड बताए हमने ना, एक तो सारणिक विधि से और दूसरा ये समुच्चय निर्माण विधि से। तो ये मैंने समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ है इस सेट ए को, समुच्चय ए को। तो x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा, यहाँ पे आप कौन से अवयव रख सकते हैं जो पूर्णांक हो? दो आ जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा। आप आसानी से बता दे रहे हैं इसको। लेकिन ये अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, थोड़ा सा अंतर कर रहा हूँ, पहले तो आप ये समझिए। अब मैं अंतर ये कर रहा हूँ कि 3 की जगह मैंने 2 लिख दिया। x का मान 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, लेकिन x एक पूर्णांक रहे। क्या कोई ऐसा पूर्णांक आपको मिलेगा जो 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो? ऐसा तो कोई भी पूर्णांक नहीं मिलेगा। तब आप a के अंदर कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। ये a को आप इसके अंदर आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, कोई अवयव भी नहीं आ पाएगा। तो अब आप इसके समुच्चय को क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। समझ में आ गई बात, है ना? जब आप कोई अवयव लिख ही नहीं पाएंगे तो ये रिक्त समुच्चय बन जाएगा यहाँ। तो रिक्त समुच्चय का इसी तरीके का मतलब निकालने के लिए हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ है। तो आप चाहे a बराबर ऐसे लिख दें या a बराबर क्या लिख दें? फाई लिख दें। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। b बराबर मैं लिखता हूं कि x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 <= 0। 0 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1
और x कैसा है, कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। x का ऐसा वास्तविक मान जिसमें x स्क्वायर प्लस 1 रखने से वो किसके से छोटा आ जाए, शून्य से छोटा आ जाए। x का वो हर वास्तविक मान जिसके लिए यहाँ पे मान रखने पे वो 0 से छोटा है। क्या ऐसा कोई मान होगा? भाई आप x का कोई भी मान रखेंगे, x का वास्तविक मान है तो x का वास्तविक मान या तो धनात्मक होगा या शून्य होगा या फिर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब अगर आप शून्य भी रख देते हैं तब भी 1 आ गया, तो 1 क्या शून्य से छोटा है? नहीं। अगर आप कोई धनात्मक मान रखते हैं तो ये तो धनात्मक बना ही गया एक्स स्क्वायर, और उसमें धनात्मक 1 जुड़ के ये भी शून्य से बड़ा हो जाएगा, तो शून्य से छोटा होगा नहीं। आप कोई ऋणात्मक मान भी x का रखते हैं तो ऋणात्मक का स्क्वायर फिर से धनात्मक बन जाएगा, धनात्मक 1 में जुड़ के जो मान आएगा वो शून्य से बड़ा होगा। यानी कोई ऐसा मान x का नहीं मिलेगा जिससे ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक्सप्रेशन 0 से छोटा आ जाए। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी अवयव नहीं होगा b के अंदर, तो इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख देंगे या फिर फाई से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रिक्त समुच्चय का जानने के लिए हम लोगों ने इस तरीके से किया हुआ था कि भाई हाँ, अगर कुछ अभी ऐसी कंडीशन मिले, कोई ऐसे संग्रह मिले जिसमें कोई अवयव ही ना रखा जा सके, तो उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, रिक्त समुच्चय। अब इसमें देखिए कुछ बातें आपको समझाना है मुझे, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे ये लिखते हैं, क्या ये रिक्त समुच्चय है? नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव आ रहा है, वो अवयव फाई है, और फाई खुद क्या है, एक समुच्चय है, यानी समुच्चय के अंदर समुच्चय। इस समुच्चय का अवयव क्या है, बाहर वाले समुच्चय का अवयव एक समुच्चय है। ठीक है, ये अवयव तो है, तो यहां पे इसको नहीं कहेंगे कि ये रिक्त समुच्चय है। बाहर वाले समुच्चय के अंदर एक अवयव रखा हुआ है, वो अवयव खुद क्या है, एक समुच्चय, तो ये भी हम लोग कहेंगे रिक्त नहीं। इसके अंदर समुच्चय तो रखा हुआ है, वो समुच्चय किस प्रकार का इससे मतलब नहीं है। इस समुच्चय के अंदर एक अवयव रखा है, वो एक समुच्चय है। ठीक है, यानी इसके अंदर अवयव है, तो इसको रिक्त समुच्चय हम नहीं बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे ये बात, जब किसी समुच्चय के अंदर कोई अवयव आ जाता है, किसी भी प्रकार का अवयव, उससे मतलब नहीं होता है, तो वो रिक्त समुच्चय नहीं रह जाता। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे इन सब चीजों से। अब आपको अगली डिफिनेशन, तो रिक्त समुच्चय समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अब रिक्त समुच्चय की अंग्रेजी देख लीजिए। अंग्रेजी जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना अंग्रेजी जाने हम ये नहीं, मतलब अच्छी बुक तो नहीं पढ़ पाएंगे, जो हमारे पास अभी अच्छी बुकें हैं। तो मैं आपको अंग्रेजी बताता चलता हूँ, मैंने आपको शुरू बता दिया है कि अंग्रेजी बताता रहूंगा मैं। तो रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में आप एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट भी बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं कि रिक्त समुच्चय यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब, अगर आप रिक्त समुच्चय बोलते हैं तो वो एक ही होगा, इसके अलावा 2 रिक्त 3 रिक्त समुच्चय नहीं होगा। इसका कोई मतलब नहीं होता है। कैसे मतलब नहीं होता है भाई? आप रिक्त समुच्चय में कोई अवयव ही नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट को केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, वो एक ही समुच्चय ऐसा होगा जिसमें हम कोई अवयव नहीं डालेंगे। फिर भी अगर किसको हमको प्रूफ करना है कि हाँ रिक्त समुच्चय एक यूनिक समुच्चय है, एक अद्वितीय समुच्चय है, तो इसको हम लोग विरोधाभास से ये कहेंगे, इसका सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे विरोधाभास से? इसको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। कैसे इसमें कॉन्ट्राडिक्शन से इसको हम लोग सिद्ध करेंगे? देखिए, मान लीजिए ये कह रहा है कि हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि फाई 1 और फाई 2 2 रिक्त समुच्चय हैं। 2 रिक्त समुच्चय हैं। फाई 1 और फाई 2 2 रिक्त समुच्चय हैं। ठीक है, अगर फाई 1 और फाई 2 2 रिक्त समुच्चय हैं तो क्या होगा? फाई 1 और फाई 2 में अवयवों की संख्या क्या होगी? असमान होगी। या तो फाई 1 में इससे एक अवयव अधिक होगा, या फाई 2 में इससे एक अवयव अधिक होगा। दोनों में अवयवों की संख्या क्या होगी? असमान होनी चाहिए। फाई 1 और फाई 2 में अवयवों की संख्या असमान होगी, लेकिन ये दोनों ही नहीं हो पाएंगे। ऐसा सत्य नहीं हो पाएगा। क्यों सत्य नहीं हो पाएगा? क्योंकि फाई 1 और फाई 2 में परिभाषा से हम प्रूफ कर चुके हैं कि परिभाषा ये कहती है कि दोनों में अवयवों की संख्या शून्य होगी। आप रिक्त समुच्चय में अवयव संख्या शून्य होती है, तो अगर अवयव की संख्या शून्य होती है तो दोनों समुच्चय में अवयव की संख्या शून्य होगी। दोनों समुच्चय आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। परिभाषा से अवयवों की संख्या दोनों में शून्य होगी, इसलिए दोनों समुच्चय
आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर हो गए तो इससे प्रूफ हो गया कि हमने जो माना था कि φ1 और φ2 दो समुच्चय हैं, वो अब केवल एक ही समुच्चय होगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ फाई जो समुच्चय होता है रिक्त समुच्चय, वो यूनिक हो जाता है यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, बहुत आसान है ये आपका टॉपिक, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय में ये कहा जाता है वो हर समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक होती है वो आपका एकल समुच्चय होता है। वो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक होती है, जैसे आप a बराबर, यहां पे एक ही अवयव है जिसका मान 0 है, b बराबर, ये भी एकल समुच्चय है, जिस समुच्चय के अंदर एक रिक्त समुच्चय, एक ही समुच्चय पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं आपसे ये कहूं 2, 2, तो यहां पे भी ये रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि जब किसी अवयव की पुनरावृत्ति हो जाती है तो वो एक ही बार केवल गिना जाता है। तो ये भी अगर देखा जाए तो अवयव देखने में केवल ये लग रहा है कि ये एक्चुअली केवल यही है। कितने अवयव हैं? एक ही अवयव, तो ये भी एकल समुच्चय है आपका। अब जैसे इसको मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, x इस प्रकार है कि x + 1 बराबर 0, तो x का कौन सा मान इस समीकरणों को संतुष्ट करेगा? -1, तो इसमें केवल एक अवयव आएगा -1। तो इस प्रकार यहां से ये समझ में आ रहा है कि ये एकल समुच्चय है आपका। एकल समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। ठीक है, ये सिंगलटन सेट इसकी अंग्रेजी। अगला आ जाता है आपका, देखें, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में आपको, और इसके बाद अपरिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय में आपको वो हर समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है। वो हर समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। सीमित का मतलब जिसमें हम लोग गिन सके। भाई ऐसा ना हो कि इतने असीमित हो जाए, अवयवों की संख्या गिना ही ना जा सके। तो हम लोग उस जिसमें अवयवों की संख्या सीमित रहेगी उसको परिमित समुच्चय, अंग्रेजी में फाइनाइट सेट। जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो जाए उसको अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, ये बोल देते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे a बराबर, यहां पे x सच दैट, x इस प्रकार है कि x < 5 जहां x प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करता है। x कैसा है? प्राकृतिक संख्या है और 5 से छोटा है। तो a में क्या क्या आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4। देखिए प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 इसमें ही क्या आएगा? जो 5 से छोटे। 5 से छोटे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये सीमित आ गया। अब इसी को दूसरे तरीके से अगर मैं लिख देता यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता b x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। अब आप बताएं कितनी बी में क्या क्या आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी बी में आने वाले अवयवों की संख्या असीमित हो जाएगी। ये बढ़ता ही चला जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं होगी बी में। तो हम ये बोल देंगे भाई, हाँ थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, अरे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या बन गया? असीमित हो गया। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि इसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, इसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है। ठीक है, a बराबर x सच दैट, x की जगह y z कुछ भी लिखा जा सकता है। x इस प्रकार है, इसको सच दैट मैं सब पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, इसको आप सच दैट पढ़िए या इस प्रकार बोलिए। x इस प्रकार है कि x स्क्वायर क्या है? 2 से बड़ा है मगर यहां पे 9 से छोटा है। x इस प्रकार है कि x स्क्वायर 2 से बड़ा है और 9 से छोटा है, और x क्या है? एक पूर्णांक है। तो अब आप देखिए, यहां से नंबर लाइन से मैं आपको लिखता हूं, पूर्णांक है 0, 1, 2, 3, यहां पे हो जाएगा -1, -2 और ये -3। तो आप देखिए a में क्या क्या आ जाएगा? 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखिए -2 रखेंगे, -3 अगर रख देंगे तो 3 स्क्वायर
ये भी बड़ा आ जाएगा 2 से, लेकिन 9 से छोटा नहीं रह जाएगा। तो a का मान, x का मान आप क्या रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, ठीक है, -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। 3 से बड़ा लेंगे तो 9 से छोटा नहीं रह जाएगा। इधर भी आप -3 लेंगे तो उसका स्क्वायर 9 से छोटा नहीं रह जाएगा। तो ये एक कैसा समुच्चय आ गया, ये एक सीमित समुच्चय आ गया, परिमित समुच्चय आ गया। इसमें 5 अवयव आ गए जिसको आप गिन सकते थे, ठीक है। इसी प्रकार आप जितने भी पूर्णांक का आप समुच्चय ले लीजिए, परिमेय संख्या का समुच्चय ले लीजिए, ये सभी कैसे समुच्चय बन जाएंगे, अपरिमित समुच्चय बन जाएंगे। अपरिमित में केवल और परिमित में केवल यही अंतर है कि आपको ये बताना है कि इसमें अवयवों की संख्या सीमित है या असीमित है। अब यहां से ये बताएं कि जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है ये परिमित में आएगा या अपरिमित में आएगा, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या केवल 0 है, ठीक है, तो हम गिन सकते हैं ना, तो ये परिमित में आएगा। एकल समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 है, तो ये भी किस में आएगा, परिमित में आएगा, परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा। तो हर समुच्चय या तो परिमित समुच्चय के अंतर्गत रख सकते हो आप या अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत रख सकते हो। किसके आधार पे, उनमें आने वाले अवयवों की गणना के आधार पे, कि गणना उनकी की गई आसानी से या नहीं की गई। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम लोग, गणना वाले को ही। चलिए देखते हैं उसको। अगला कॉन्सेप्ट है परिमित समुच्चय की गणन संख्या। परिमित समुच्चय में गणन संख्या मतलब कितने आपके अवयव हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अवयवों की संख्या कितनी है उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे आपको मैंने बोला a बराबर यहाँ पे ABD, तो इसको हम लोग इसमें पूछा जाए इसका कार्डिनल नंबर या इसकी गणन संख्या, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। और आप कितने अवयव हैं, 3, ठीक है, ये लिख गया। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि पुनरावृत्त जिन अवयवों की पुनरावृत्ति होती है उनको हम लोग गणना में केवल एक ही बार लिखते हैं। जैसे b बराबर ABAC ABDBE। अब यहाँ पे आप देखिए ये A है, ये A है, ये A है। A कितनी बार आया, 3 बार, 1 2 3, B भी 3 बार आ गया। तो एक्चुअल में, वास्तव में आप इसको लिखेंगे A B C D और E, यानी जो बार बार आ गए उनकी गणना केवल एक ही बार की जाएगी। अब इनका कार्डिनल नंबर या आप कहें गणन संख्या हिंदी में कितना आ जाएगा, NB। इसको इस तरीके से लिखा जाता है NB। B में आने वाले अवयवों की संख्या या B की गणन संख्या या B का कार्डिनल नंबर, आप कुछ भी बोलें, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 2 5। यानी जो बार बार आ रहा है पुनरावृत्त, जो बार रिपीट हो रहा है, उसको एक ही बार आपको गिनना है। तो ये गणन संख्या इस तरीके से निकल जाएगी। कार्डिनल नंबर इस तरीके से किसी भी परिमित समुच्चय का हम लोग निकाल सकते हैं। अपरिमित में तो हम गिन ही नहीं पाएंगे। तो अपरिमित समुच्चय का कार्डिनल नंबर परिभाषित नहीं होता है। अब इसी गणन संख्या के आधार पर और कुछ और बेसिक चीजें हम लोग 2 समुच्चय और पढ़ते हैं, समतुल्य समुच्चय और ये सम समुच्चय। सम समुच्चय को हम लोग समान समुच्चय भी बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में इक्वल सेट भी बोलते हैं। तो सम समुच्चय को हम लोग समान समुच्चय भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको ये समझना है कि अगर हमारे पास में 2 शर्तें होती हैं। ये शर्त, पहली शर्त ये कहता है 2 समुच्चय A और B दिए हुए हैं। अब ये देखना है कि ये दोनों समान है या नहीं। तो इनमें दोनों में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, यानी इनकी गणन संख्या समान होनी चाहिए। पहली शर्त, इनका कार्डिनल नंबर समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा शर्त, जो अवयव A में है वही अवयव B में होना चाहिए, या फिर आप उल्टा कह सकते हैं जो अवयव B में है वही अवयव A में होनी चाहिए, ठीक है। इसको लिखा कि अगर ये दोनों शर्तें यहाँ पे हो गई तो हम कह देंगे दोनों समुच्चय क्या है, समान समुच्चय हैं, सम समुच्चय हैं या इक्वल सेट हैं, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें 2 शर्त है। पहला कि अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, या आप कहें गणन संख्या समान होनी चाहिए, या कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। दूसरा यह है
कि जो अवयव ए में है वही अवयव बी में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसको लिख देंगे ए बराबर बी, और ऐसा नहीं है यानी दोनों समुच्चय बराबर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखिए लिखा कैसे जाता है वो आपको मैं समझाता हूं कि अगर आप ये लिखते हैं कि ए बराबर बी है तो ए बराबर बी है आप तब लिख सकते हैं यहाँ पे कि दो चीजें हैं, दो बातें आपको लिखनी पड़ेगी। पहला बात कि जो अवयव हमने बताया दोनों को एक साथ, जितना अवयव इसमें है उतना अवयव बी में है, तो हम ये अगर सिद्ध कर दें कि जो अवयव ए में है वो ये इंगित करता है कि वही अवयव किसमें है, बी में है। और इसके अलावा और दूसरा ये भी लिख दें कि जो अवयव बी में है वो इंगित करता है वही अवयव ए में है, तो दोनों बातें अपने आप पूरी हो जाएंगी, नहीं पूरी हो जाएंगी भाई। जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर आप ए बराबर ऐसा लिखते, यहां से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए जो अवयव ए में है वो इंगित करता है कि वही अवयव बी में है, और दूसरी बात जो अवयव बी में है वो इंगित करता है कि वही अवयव ए में है। यहां दोनों शर्तें पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई? अगर मैं ये लिखता ए बराबर ए बी और मैं बी बराबर ये लिखता ए बी सी, तो यहां पे ए और बी दो अवयव हैं, जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है। लेकिन अगर मैं ये नहीं लिखता कि जो, यहां तो केवल यही शर्त पूरा हुआ कि ए के सारे अवयव किसमें उपस्थित हैं, बी में। हमको ये भी तो लगाना पड़ेगा कि संख्याएं बराबर करनी है, तो जो अवयव बी में उपस्थित है वही अवयव ए में भी उपस्थित है। एक तरफ से नहीं कह सकते कि खाली हम ये कहते जो अवयव ए में है वही बी में है। इससे केवल एक शर्त फॉलो होगी कि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं, लेकिन ये शर्त कैसे पूरी होगी? दोनों में संख्याएं बराबर हो रही हैं। ये शर्त पूरी करने के लिए ये भी लिखना पड़ेगा कि बी के अवयव भी किसमें उपस्थित हैं। अगर हम इसको लिख दें कि बी के अवयव ए में उपस्थित हैं तब हम दोनों की संख्याओं को भी बराबर कर देंगे, और अवयवों की जो अवयव हैं वही अवयव इसमें भी हैं, ये भी अपने आप पूरा हो जाएगा। तो हमको ये दूसरी बात भी लिखनी पड़ेगी, जो अवयव बी में है वही अवयव ए में है। यानी ये देखिए, अगर हम इसको ना लिखते तो ये वाला केस भी हो सकता था कि ए और बी में, ए के अवयव बी में थे लेकिन बी का अवयव ए में नहीं है। तो ये भी हमको लिखना पड़ेगा कि बी के अवयव भी सारे ए में हैं, तो ये दोनों दिखाना पड़ेगा। एक्स जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है, और एक्स जो अवयव एक्स कोई एक्स बिलोंग टू बी, कोई भी अवयव जो बी में है वही अवयव ए में है। यहाँ एक्स से कंफ्यूज है। एक्स मतलब एक हमारा ऐसा ये व्यापक पद है। व्यापक पद मतलब ऐसा पद जो है, ऐसा व्यापक अवयव है, जनरल टर्म इसको बोलते हैं, जनरल एलिमेंट। कोई एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। वो कोई भी एलिमेंट जो ए में है, इसको इस तरह आप पढ़िए, वो कोई भी अवयव जो ए में है वही अवयव बी में है, या वो कोई भी अवयव जो बी में है वही अवयव ए में है। ये अपने आप दोनों बातों को अपने अंदर ले लेता है। पहली बात कि दोनों में अवयवों की संख्या समान है, और दूसरी बात कि जो अवयव दोनों में अवयवों का, दोनों में अवयव जो है वो भी आपस में समान है। अवयवों की संख्या समान है और दोनों में अवयव भी समान है। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना बड़ा अपने ये सारी बात बोल देता है, दोनों कंडीशंस को, दोनों शर्तों को एक साथ बोल देता है। तो अगर ऐसा शर्त लिखा हुआ है तो आप क्या लिख देंगे? ए बराबर बी, या ए बराबर बी लिखा हुआ है तो आपको ये लिखना पड़ेगा ए बराबर बी। अगर आप लिखते हैं तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं कि एक्स जो ए में है वह एक्स बी में है, ठीक है ना। और इसके जगह पे क्या लिख देंगे आप? इसके जगह पे फिर ये हटा के आप ये इतना बड़ा लिख देंगे। तो ये आगे अभी आपको प्रूफ करने के टाइम पे काम में आएगा ये सारा चीज। इतने बड़े चीज का मतलब हुआ ए बराबर बी, या ए बराबर बी लिखा है तो इसकी जगह आप ये सारी चीज लिख देते हैं। और आप दोनों तरफ से फिर से सोचिएगा कि जो अवयव, कोई भी अवयव जो ए में है वही अवयव, वो इंगित करता है कि वही अवयव बी में है, और जो अवयव बी में है वो इंगित करता है कि वही अवयव ए में है। ये अब चीजें दोनों आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये इक्वल सेट का तरीका था। अब आपको समतुल्य समुच्चय में समझाता हूं। समतुल्य समुच्चय में केवल एक शर्त है कि दोनों में अवयवों की संख्या दो आपको लिए गए, ए और बी, और कहा गया समतुल्य है, तो इसमें एक शर्त केवल देख लीजिए, दोनों के कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए, यानी दोनों में केवल अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। बस अवयवों की संख्या समान है तो हम लोग क्या कह देंगे कि वो
दोनों समुच्चय आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं। तो यहां से एक बात ये समझ में आती है आपकी, यहां से बात ये समझ में आती है कि इक्वल सेट जो होते हैं वो समतुल्य हो सकते हैं, लेकिन समतुल्य सेट समान समुच्चय नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इक्वल सेट में तो ये अपने आप ही है, अवयवों की संख्या दोनों में क्या हो जाएगी, इसमें दो शर्तें होती हैं। इक्वल सेट में दो शर्त, अवयवों की संख्या समान हो, दोनों में एक जैसे ही अवयव हो। इक्विवेलेंट सेट में क्या शर्त है, केवल एक शर्त। वो शर्त क्या है, अवयवों की संख्या समान हो। तो ये जो इक्वल सेट होता है वो अपने आप ही वाली शर्त, इसकी ये शर्त मानता रहता है। तो इक्वल सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट, समतुल्य सेट। समान समुच्चय हमेशा समतुल्य होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि समतुल्य वाले, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको लिखता हूं a बराबर 1 2, b बराबर ab। क्या na में, na और nb में na बराबर कितना है आप बताइए। na बराबर भी आपका क्या है 2, nb बराबर भी आपका क्या है 2। तो दोनों का ये आपस में क्या है बताइए, ये दोनों में कार्डिनल नंबर बराबर है, आपस में इक्विवेलेंट तो हैं, लेकिन इनमें अवयव आपस में अलग अलग है। तो ये क्या नहीं हो सकते हैं, समान तो नहीं हो सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में क्या बन जाए, समान बन जाए। तो इसीलिए कहा जाता है इक्वल सेट क्या हो जाएंगे, हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। एक समान समुच्चय हमेशा समतुल्य हो सकते हैं, लेकिन ये समान समुच्चय क्या नहीं हो सकते हैं, अरे समतुल्य समुच्चय क्या नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते। यहाँ थोड़ा कामा लगा दिया जाए, ठीक है ना, यहाँ भी कामा लगा दिया जाए। तो ये चीज आपको समझानी थी, ये आप समझ गए। अब चलिए हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। मैंने फिर बोला प्रश्न किस पे करेंगे हम लोग, एक तो मैं आपकी बालाजी पब्लिकेशंस के बुक से करवाऊंगा, और एक आपका राजीव पब्लिकेशंस का है, उसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ऐसे कई सारे बुक का मैं क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा। फिलहाल तो अभी हम लोग कर लेते हैं बच्चों उसका क्वेश्चन। कैसे कर लेते हैं, आपका बालाजी पब्लिकेशंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों पहला देखिए, इसमें मैं आपको बता चुका कि हर संग्रह को समुच्चय नहीं कह सकते हैं, उसी संग्रह को समुच्चय हम कह सकते हैं जिसके अंदर हम सुपरिभाषित अवयवों को रख सकें। ठीक है ना। अब आपके पास ये प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह। तो भारत के बुद्धिमान खिलाड़ी का जो संग्रह होगा, सीधी सी बात है, हर लोग अपने अपने तरीके से सबको बुद्धिमान मानेंगे। भाई जो सेलेक्टर होंगे, या मैं अगर बनाना चाहूँ कि मैं मतलब बुद्धिमान खिलाड़ी लेना चाहूँ, आप बुद्धिमान खिलाड़ी लेना चाहें, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये समझना है कि बुद्धिमान खिलाड़ियों का जो संग्रह आएगा वो क्या नहीं होगा, सुपरिभाषित नहीं हो पाएगा। तो इस संग्रह को हम लोग समुच्चय नहीं बोलेंगे। ठीक है, सबके लिए बुद्धिमान खिलाड़ी अलग अलग हो जाएंगे, वो कोई किसी को बुद्धिमान मानेगा, कोई किसी को। अगला आप देखिए, भारत और उसमें पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब भारत में पाए जाने सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह, इसका यहाँ से भी मैं बताऊँ, खतरनाक जो जानवर है आपका, सीधा जानवर, गाय भी खतरनाक बन सकती है कभी कभी, जिसको हम लोग बहुत सीधा समझते हैं। तो ये खतरनाक शब्द भी यहाँ पे क्या है, सही से परिभाषित नहीं कर सकता है कि इसको हम लोग खतरनाक जानवरों का संग्रह, मतलब खतरनाक क्या होता है। तो भारत में पाए जाए, कुछ लोग इसको कहेंगे हाँ समुच्चय बन सकता है खतरनाक। ठीक है, मैं तो इसको समुच्चय नहीं बनाऊंगा कि खतरनाक जानवरों का संग्रह। सीधे जानवर भी खतरनाक हो सकते हैं अपने तरीके से, तो ये खतरनाक शब्द भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मैं समुच्चय के, इस संग्रह से समुच्चय में नहीं बना सकता हूँ। सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, हाँ ये बन सकता है। कौन कौन से, 1 3 5 7 9, ठीक है, ये प्राकृतिक, ये बन सकता है समुच्चय। तो ये है, ये संग्रह समुच्चय है।
कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह मतलब भाई कोई किसी एक को मानेगा, किसी 3 बच्चों को सुंदर मानेगा, वो उसको हर चीज को सुंदर कहना या हमारे उसमें नहीं होता है कि हम लोग इसको डिसाइड कर सकें। भाई अगर सबका मत अलग अलग हो सकता है सुंदर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सब किसी को कोई सुंदर लग सकता है, किसी को कोई सुंदर लग सकता है। तो ये संग्रह भी कैसे कैसे प्रश्न है बालाजी पब्लिकेशन में। चलिए अच्छा, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सुंदर जो शब्द है वो विरोधाभास है कर रहा है, तो इसको भी समुच्चय में नहीं बना सकता हूँ। अच्छे गणितज्ञों का संग्रह, अच्छे गणितज्ञों का संग्रह ये बन सकता है। अगर ये भी अपने अपने बुद्धि के अनुसार, भाई सब लोग अलग अलग गणितज्ञों को अच्छा मानेंगे, ठीक है। कोई मान लीजिए लास्ट शुरुआत के 4 पे सभी लोग सहमत हैं, 4 गणितज्ञ, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, ठीक है ना, भास्कराचार्य, ये सब लोग ऐसे 3-4 लोग पे सभी लोग सहमत हैं। बाकी 5वें पे हो सकता है सब लोग सहमत ना हो, तो 5वें में कहेंगे हम 5वें वाले गणितज्ञ को कोई कहेगा अच्छा नहीं है, कोई अलग कहेगा वो कहेगा अच्छा है, तो उसमें भी संग्रह सही से नहीं, उस संग्रह का हम लोग क्या नहीं कह पाएंगे समुच्चय, तो ये भी सही नहीं है। भारत के अमीर व्यक्तियों का संग्रह, अब अमीर व्यक्ति जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो जाए उसी को क्या 2 नंबर तक का अमीर व्यक्ति लिया जाए या 3 नंबर का अमीर व्यक्ति लिया जाए, इस तरह करते करते कितने नंबर लिए चले हैं। अमीर की क्या डिफिनेशन है, कितने होने चाहिए और कहाँ तक जाता है, ये कोई सुपरिभाषित नहीं है, तो ये भी संग्रह मैं नहीं मानूंगा इसको। किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, हाँ ये जितने पुस्तकें उसने लिखी उनको एक जगह हम लोग लिख सकते हैं, ए पुस्तक लिखी, बी पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम लिख के हम लोग लिख सकते हैं, तो ये भी समुच्चय माना जा सकता है। तो इस तरह हर संग्रह समुच्चय नहीं होता है, वही संग्रह समुच्चय कहा जाता है जिसके अवयव सुपरिभाषित हो, ठीक है ना, और भिन्न भिन्न हो। तो सुपरिभाषित यहाँ पे बहुत सारे शब्द ऐसे हो जाएंगे जिसकी वजह से वो सुपरिभाषित रह ही नहीं जाएगा। जैसे खतरनाक हो गया, गाय को भी खतरनाक बन सकती है। बुद्धिमान हो गया, हर लोगों के लिए बुद्धिमान खिलाड़ियों का अलग अलग तरीके से नाम लिया जा सकता है, कुछ लोग किसी को बुद्धिमान मानेंगे, कुछ किसी को बुद्धिमान मानेंगे। सुंदर वाला भी शब्द विरोधाभास है। अच्छे गणितज्ञ का, अच्छा गणितज्ञ यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अमीर व्यक्ति को किस किस को अमीर की क्या डिफिनेशन होती है, कितने रुपए से लेके किस चीज में उनको हम लोग रखें, किस मापदंड पे तोलें, ये सही से यहाँ पे परिभाषित नहीं है, तो हम लोग ऐसे संग्रह को समुच्चय नहीं बोलेंगे। चलिए तो समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, ये है कि सारणीबद्ध विधि में लिखना है। भाई आपको दिया हुआ है कौन से समुच्चय निर्माण विधि में, ये सारे दिए हुए हैं, इसको आपको सारणिक विधि में लिखना है, तो ये भी लिख सकते हैं आप। देखिए पहला है अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर। ई से पूर्व कौन कौन से अक्षर आ सकते हैं, ए बी सी डी, लिख दिया आपने, ये आगे। इसके अलावा सेट शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। बी सेट के सभी अक्षरों का समुच्चय है, तो बी में कौन कौन से आ जाएंगे, एस आ गया, ई आ गया और टी आ गया, क्योंकि ये एस 2 बार आया उसको एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, तो ये भी आप लिख सकते हो आराम से। सारी प्राकृतिक संख्याएं जो 6 से कम, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको यहां से, ठीक है। अब आप अगला देखिए। अब आप देखिए यहाँ पे कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। तो पहले मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पे आप 8 से जो कम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको लिख लीजिए। अब देखिए 8 आपको योग बनाना है, तो 1 और 7 का योग 8 कितने तरीके से होता है वो आप बनाइए। 1 और 7 का योग भी 8 हो सकता है, 1 और 7, फिर 2 और 6, फिर 3 और 5, 3 और 5 बन गया, है ना, 3 और 5, और यहां से देखिए 4 और 4 भी बना सकते हैं 8। तो 1 और 7 से 2 अंक बनेंगे, एक 17 बनेगा, एक कौन सा बनेगा 71। 2 और 6 से कौन सा बनेगा 26 और 62, यानी 2 यहां से बने 2 यहां से बने, इससे भी 35 और 53 बन जाएंगे।
35 और 53, तो 2 2 4 2 6 और 44, इस 4 और 4 से, तो कुल मिला के कितने, 2 2 यहाँ से, 2 2 4 यहाँ से, 2 6 यहाँ से, 1 7, तो यहाँ पे 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या जो है वो यहाँ से इस तरीके से कौन कौन सी आ जाएगी आप लिख सकते हैं, 1 7 7 1 2 6 6 2। देखिए इनमें कोई क्रम नहीं होता है कि अब 71 बड़ा है बाद में आएगा, कोई कैसे भी क्रम में आ सकता है, कोई मतलब नहीं है इसका। 3 5 5 3 4 4, तो ये इतनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका संख्याओं का योग 8 है। ठीक है, ये इस तरीके से लिख लिया आपने। अगला प्रश्न देखिए, x एक पूर्ण वर्ग है और 50 से छोटा है। पूर्ण वर्ग का मतलब स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे आप ई में आप क्या क्या आ जाएगा वो आप देखें, ई में 1, फिर 4 भी एक पूर्ण वर्ग है, 2 का स्क्वायर, ये भी 50 से छोटा है। फिर 4 के बाद देखिए कैसे लिखना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये तब तक लिखते जाइए तो 50 से छोटा ना आए। फिर आप 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। बस, तो कैसे लिखना था इसको, पूर्ण वर्ग को, 1 का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर लगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब और आगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 64 हो जाएगा, जो कि 50 से छोटा नहीं होगा। तो इतने पूर्ण वर्ग हैं जो 50 से क्या है, छोटे हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब किसी नंबर का स्क्वायर है। फिर x एक वास्तविक संख्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा है। कौन कौन से मान रखें x के जिससे 4 आ जाए, बहुत सिंपल है ये भी। x की जगह -2 रख दीजिए या +2 रख दीजिए, दोनों का स्क्वायर 4 के बराबर आ जाएगा। ये देखिए, ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, सारणिक फॉर्म, सारणिक रूप में लिख दिया सभी को हमने। अगला देखिए, कह रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का गुणक है और फिर x का स्क्वायर 399 से छोटा है। तो मैं आपको ये करूँ, इसको हल करने के लिए मैं मान लेता हूँ x बराबर 6n, 6 का गुणक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 36 n स्क्वायर 399। अब अगर हम यहाँ पे इसको 36 से भाग दे देंगे तो n स्क्वायर का मान जो निकलेगा वो क्या होना चाहिए, n स्क्वायर का मान 399 बटा 36। तो ये एक बार जाएगा, इसको आप भाग दे के देखेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, फिर से एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 11, फिर से 3 बचेगा, तो 11.0 हो जाएगा, है ना, 11.0 हो जाएगा, फिर 11.0.8। तो अब n स्क्वायर 11.0.8 इस तरीके से ले जाएंगे, ये 0.8 या 0.7। देखिए x को मैंने पहले 6 का गुणक लिया, फिर x 36 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 399 से छोटा है, तो x का मान जब यहाँ रखा तो ये आ गया। और n स्क्वायर का मान आप देखें यहाँ पे, ठीक है, तो 11, 36 से करना 36, 3, फिर 36, 11.0.8 ऐसे कुछ आएगा। चलिए, अब 11 n का मान जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। n का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और इसके रूट से क्या होना चाहिए, छोटा। तो इसका जब हम लोग रूट लेंगे 11.808, भाई अगर यहाँ पे 9 होता तो ये 3 आता, ये 9 होता अगर 11 की जगह तो ये 3 आता, और अगर 16 होता तो क्या आता, ये यहाँ अंदर 16 होता तो 4 आता। तो कुल मिला के ये जो मान आएगा वो 3 से ज्यादा आएगा और 4 से क्या आएगा, कम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं n का जो मान रहेगा वो 0 से ज्यादा रहेगा, लेकिन 3 ABC, इस तरह मैंने लिख दिया। क्यों ABC लिख दिया, क्योंकि पूरा मान निकालने की जरूरत नहीं है, n को हमको पूर्णांक लेना है। ये वाला मान 3 से ज्यादा है, 4 से कम है, इसलिए 3 ABC लिख दिया। देखिए ये सब ट्रिक होती है, आपको ये भी समझना है, या आप चाहें तो कुछ निकाल के देख सकते हैं वर्गमूल, लेकिन जरूरत है नहीं। अब n का मान क्या क्या आप ले सकते हैं, n को आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। n 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि n एक पूर्ण, ये जो n होगा बेटा वो एक
कैसा संख्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा, तभी तो x एक प्राकृतिक संख्या बन पाएगी। तो n का मान 1, 2 और 3 नंबर हम ले सकते हैं जो इसके बीच में आएंगे। तो यहाँ पे g का जो मान हो जाएगा, जब आप 1 लेंगे तो 6 आएगा, 2 लेंगे तो 12 आएगा, और जब आप 3 लेंगे तो 18 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ये 3 नंबर हैं जो 6 के गुणक हैं और जिनका स्क्वायर इससे छोटा है। कैसे किया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। x बराबर 6n लिया, क्यों लिया? क्योंकि 6 का गुणक उन्होंने कह रखा है। फिर यहाँ पे इसमें हमने x का मान रख दिया 36n स्क्वायर, यहाँ से n स्क्वायर का मान 11.08 आया। या आप n कहें तो n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान 0 से बड़ा होगा और इसका हमने रूट ले लिया, इससे छोटा होगा। इस रूट का लगभग मान 3.3 से ज्यादा आएगा। कैसे निकाला? क्योंकि ये 9 से तो बड़ा है लेकिन 16 से छोटा है, तो 9 से बड़ा यानी 3 से ज्यादा आने वाला है, और 16 से छोटा यानी 4 से कम आने वाला है, तो 3 कुछ आएगा, यानी n का मान 0 से इसके बीच में होना चाहिए। तो अब कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या है जो इसको संतुष्ट कर सके? n बराबर 1, 2 और 3। फिर n का मान 1 रखा तो 6 आया, n का मान 2 रखा तो 12 आया, और n का मान 3 रखा तो 18 आया। इस प्रकार 3 संख्याएं आई हैं जिनका स्क्वायर 399 से छोटा आएगा। अब ये तो बहुत ही सिंपल। अगला वाला, इसमें आप इसको क्या करिए, इसका फैक्टर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, ये तो आराम से इसका गुणनखंड हो जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 2, यानी x का मान 3 और 2 आएगा, तो h में 2 और 3 ये दोनों नंबर आएंगे इसके बीच में। कहा ना, x का इस तरीके की समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, x का मान इस प्रकार है कि इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो यही गुणनखंड आएगा और x का मान 3 और 2 निकलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, ये इस तरीके से आप ये निकाल लेंगे। अब अगला, इसमें सेट बिल्डर से आपको देखिए लिखना है सारी चीजें। सेट बिल्डर से लिखना है 2, 4, 6, 8। तो या 2, 4, 6, 8, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी अगर x आपने लिया यहाँ पे तो x बराबर 2n लिख सकते हैं ना। x यहाँ पे लिखिए आप, x इस प्रकार है कि x 2 का x इस प्रकार है कि x, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा था, x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 2 का गुणक है, जो कि 2 का गुणक है। x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 2 का गुणक है। ठीक, यहां से समझ में आ जाएगा। वही है जैसे यहाँ पे 6 का गुणक था, यहाँ पे 2 का गुणक है ना, x बराबर 2n, n की जगह 1 रखिए 2 आ जाएगा, n की जगह 2 रखिए 4 आ जाएगा, n का 3 रखिए 6 आ जाएगा, n की जगह 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हमको लिखना है, b को 1 है 1/2 है 1/3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे b बराबर क्या हो जाएगा, x सच दैट x बराबर 1/n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए अब x का मान 1/n रखा मैंने। अब x का मान अगर 1/n रखा मैंने तो n की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या हो गई। अब अगला देखिए 3, 6, 9, तो ये भी आप लिख सकते हैं x बराबर एक प्राकृतिक संख्या जो किसका गुणक है, 3 का गुणक है। ये बिल्कुल पहले वाले की तरह हो गया, 3, 6, 9, x बराबर क्या आ जाएगा 3n, n की जगह 1 रखेंगे 3 आएगा, n की जगह 2 रखेंगे 6 आएगा, n की जगह 3 रखेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये तो वही हो गया है, तो पहला वाला ही हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, ये तो वही हो गया, इसके आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है। हाँ, अब ये वाला मैं आपको बताऊं, इसमें भी आप देखिए 1/1 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 1/4 की जगह 2 का स्क्वायर, 9 की जगह 3 का स्क्वायर, इसकी जगह 4 का स्क्वायर, तो इसमें सूत्र में क्या बन जाएगा, ये
n की जगह n स्क्वायर आ जाएगा, तो e वाले का ये बन जाएगा, यहाँ पे मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ e बराबर x सच दैट x बराबर 1/n स्क्वायर, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे तो ये आएगा, n का मान 2 रखेंगे तो ये वाला पद आ जाएगा, n का मान 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी हमने इस नियम से लिख दिया, x बराबर 1/n स्क्वायर। तो ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, समुच्चय निर्माण विधि हो गया या सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न हो गए बच्चों। अब अगला जो टॉपिक होगा वो मैं कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़ाने के बाद आपको उस पर भी प्रश्न कराऊंगा। तो आपको प्रश्न जो रहेगा वो आपको मैं बताऊं बालाजी पब्लिकेशंस, और सभी जो मैं अभी बालाजी पब्लिकेशन से लिया हूँ, राजीव पब्लिकेशन से कुछ क्वेश्चन लूंगा, और बुकें जो मिलेंगी मैं उनसे भी प्रश्न आपको लेके हल कराता रहूँगा। तो आप लोग फिर से मैं कह रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करिए चैनल को, और बताइए कि कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों में भी ये चीज़ें फैलाइए कि हाँ हिंदी मीडियम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं हम लोग कुछ नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।